बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम सलाम जेके का आगाज़ हुआ चाहता। मैं आसिफ रशीद आपके साथ 8:35 हो गए हैं। 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। नाज़रीन मोहतरम, आज पीर का दिन है। नई सुबह का दुआ या इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम की इब्तिदा कर रहे हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज सूरज की पड़ती नई किरणों के साथ प्रोग्राम का नया शुमारा, लेकिन तरीकाकार, फॉर्मेट या फिर लाइन वही रहेगी जिसके मुताबिक हमने आगे चलना है। चंद बैनुल-अक़वामी खबरें जो प्रोग्राम का शुरुआती दौर में हिस्सा बनेंगी, आपके सामने इस प्रोग्राम में रखेंगे और उसके बाद एक एक करके जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर नजर डालेंगे। कुछ सियासी मामलात हैं जो सियासी उफक पर काफ़ी अहम है, जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन करेंगे। सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से जब जम्मू कश्मीर के अंदर सलामती सूरत हाल को यकीनी बनाने की मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं, इकदाम जारी हैं। 1 साल पहले होने वाले हमले पर कुछ होशरुबा ऐसे बयान या फिर स्टेटमेंट्स आए हैं जो बताते हैं कि शायद ये बहुत बड़ी और गहरी साजिश थी। अब अगर एजेंसीज की बयान की तरफ जाए, थोड़ी देर में मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे तो आपको सब मालूम पड़ेगा। इसके अलावा दीगर कुछ मौज़ूआत हैं जिसमें सेहत और तालीम महकमे के हवाले से बात है। आज तुलमुला गांदरबल पर सबकी नज़रें, जहाँ पर माता खीर भवानी का सालाना मेला जो इख्ताम को पहुँचेगा। आज का दिन बेहद ख़ास है। अक़ीदत व एहतराम के साथ हज़ारों की तादाद में लोग आज भी यहाँ मौजूद हैं। सुबह से अब तक की सारी सूरत हाल पर हमारी नज़र रहेगी। लद्दाख यूनियन टेरिटरी भी आपको ले चलेंगे, जहाँ पर मुल्क के नायब सदर का दौरा तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन ऐसे सियासी मामलात जहाँ कल बंद की कॉल दी गई है, आज एक और मामले पर हम गुफ्तगू शनीद करेंगे जो शायद एक तरह से परेशानी का सबब लद्दाख के अंदर मकामी सियासी क़यादत के लिए ज़िले के अंदर बन रहा है। थोड़ी देर में ये सारी खबरें और इसके अलावा बैनुल-अक़वामी उमूर पर बात इसलिए ज़रूरी क्योंकि क़याम अमन के लिए राह तलाशने की कोशिश है। अब इसमें कितने सकारात्मक नतीजे, कितने मस्बत नताइज आएंगे, ये दूसरी बात है, लेकिन नाराज़गियाँ पहले दिन ही मुज़ाकराती अमल के इख्ताम तक सामने आई हैं। एक एक करके इन सारे मौज़ूआत पर थोड़ी देर में चलेंगे, लेकिन शुरुआत हिस्ट्री ऑफ द डे के फॉर्मेट के साथ। पीर का दिन 22 तारीख जून के महीने की। ज़हूर मेरे साथ ही स्टूडियो में मौजूद हैं। ज़हूर के पास चलेंगे। प्रोग्राम की शुरुआत आई फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के माजी में आज के दिन की अहमियत क्या है। जून की 22 तारीख है, सोमवार का दिन है, साल 2026। लेकिन माजी में आज के दिन कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद नए वाक़ात हैं एक एक करके आपके सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज के दिन 1555 में मुगल बादशाह हुमायूं शेर शाह सूरी के जानशीनों को शिकस्त देकर हुमायूं दिल्ली के तख्त पर बैठा। 1897 में पुणे में चापेकर बायू ने बरतानवी कमिश्नर वॉल्टर चार्ल्स को गोली मारकर हलाक कर दिया था। 1939 में आज के दिन सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से अलग होकर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जमात की उन्होंने बुनियाद रखी थी। 1948 में आज के दिन श्री राजगोपालाचारी भारत के आखिरी गवर्नर जनरल बने। 1980 में मिल्खा सिंह ने फ्लाइंग सिख का एजाज पाने के बाद रिटायरमेंट ली। और आज के दिन 1633 में गैलीलियो गैलीली को जमीन के सूरज के गिर्द घूमने के नजरिए पर अदालत ने सजा सुनाई। इसकी शुरुआत आज के दिन हुई थी। 1815 में आज के दिन फ्रांसीसी शहनशाह नेपोलियन बोनापार्ट दूसरी बार तख्त से दस्तबरदार हुए। 1941 में आज के दिन जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर सबसे बड़ा फौजी हमला ऑपरेशन बारबरोसा शुरू किया। 1978 में आज के दिन अमेरिकी माहिरीन फल्कियात ने प्लूटो का सबसे बड़ा चांद कैरन दरियाफ्त किया। इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। साल 2002 में आज से 24 वर्ष कबल ईरान में 6.5 शिद्दत के ज़िलज़िले से 260 अफराद हलाक हुए। 2016 में आज के दिन 10 वर्ष कबल इसरो ने एक ही रॉकेट के जरिए 20 सैटेलाइट खला में भेजकर तारीख रकम की। 2007 में आज के दिन सुनीता विलियम्स ने 195 दिन खला में गुजारने का आलमी रिकॉर्ड बनाकर ज़मीन पर वो वापस आई। इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। तो ये चंद अहम वाक़ात थे कौमी और आलमी सतह के माजी में आज के दिन क्या कुछ हुआ है जो हमने एक एक करके आपके सामने रखा। अब आगे बढ़ेंगे और बात आज के दिन के हवाले से करेंगे। और आपको बता दें कि आज का दिन काफ़ी अहम है, खासकर अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई है। मुज़ाकरात या बातचीत का पहला दौर मुकम्मल हो गया है और इस बातचीत के पहले दौर में कई अहम मामलों पर तबादला ख्याल हुआ है। स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तान और कतर इस बातचीत की
इस मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा था और 80 मिनट तक यहाँ पर बातचीत दोनों वफूद के दरमियान हुई। अमेरिका का वफूद जिसकी सदारत जेडी वेंस कर रहे थे, ईरान का वफद जिसकी सदारत मोहम्मद बाकर कालिबाफ कर रहे थे, और दोनों वफूद के दरमियान यहाँ पर 80 मिनट तक बातचीत चली। इसके अलावा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वहाँ के आर्मी चीफ आसिम मुनीर, वो भी इन मुज़ाकरात में शामिल थे, मीडिएटर का किरदार निभा रहे थे। इनके अलावा कतर के भी रहनुमा थे, कतर का भी वफूद था जो सालिस का किरदार निभा रहा था, और 80 मिनट तक यहाँ पर बातचीत रही। और 80 मिनट बातचीत के बाद मुशावरत के लिए फिलहाल आर्जी तौर पर बातचीत को मुअत्तल कर दिया गया। स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान और कतर की सहूलतकारी के तहत अमेरिका और ईरान के दरमियान अहम मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हो गया है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुज़ाकरात का इब्तिदाई मरहला तकरीबन 80 मिनट तक जारी रहा, जिसके बाद दोनों वफूद ने अंदरूनी मशावरत के लिए बातचीत को फिलहाल आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। ईरानी वफद ने मुज़ाकरात से कबल वाज़ा किया था कि किसी भी पेशरफ्त का इन्हिसार अमेरिका की जानिब से मुजव्वज़ा फ्रेमवर्क के तहत अपने वादों की पासदारी पर होगा। यानी अगर अमेरिका अपने वादों की पासदारी करता है, उनको कबूल करता है, तो मस्बत पेशरफ्त इस मुज़ाकरात से हो सकती है। और ये याद रखिएगा, ये मुज़ाकराती अमल जिसके बाद अब 60 दिनों की डेडलाइन मुकर्रर की गई है, टेक्निकल टॉक्स बरकरार रहेंगे, लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कुछ धमकियां दी गई है, जिस वजह से ईरान का जो डेलीगेशन था वो काफ़ी नाराज़ भी नजर आया। तकनीकी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक हुआ है, लेकिन पाकिस्तान और कतर की सालसी की तारीफ करते हुए कहा गया कि बड़ी पेशरफ्त उनकी जानिब से की गई है। और थोड़ी देर पहले एक पोस्ट भी आया, थोड़ी देर में उस खबर पर चलेंगे, लेकिन कुल मिलाकर देखिएगा जो मुश्तरका एलामिया जारी हुआ उस पर भी चलेंगे। इन मुज़ाकराती अमल के बाद 60 दिनों के अंदर टेक्निकल टॉक्स जारी रहेंगी। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अगरचे कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए अमेरिका तैयार नहीं, लेकिन पाकिस्तान के मुताबिक ये सबसे मुश्किल दौर, मुश्किल लम्हा है, जहां पर पाकिस्तान हो, कतर हो, मुसलसल कोशिशें तो करते रहे, लेकिन वो जो बाहमी ताउन की बात है, कोऑर्डिनेशन या टॉक्स को जारी रखने की बात है, वो बड़ा मुश्किल दौर इसलिए है क्योंकि ईरान ट्रंप की धमकियों को भी बहुत सीरियसली ले रहा है और वो कह रहा है कि उनको अपनी ज़बान, अपने लहजे में तब्दीली लानी होगी। और जो पहला नुक्ता था कि इस जंग में लबनान को शामिल किया जाए, बल्कि इस पूरे डिस्कशन में, और पहला नुक्ता ये कि लबनान पर होने वाले हमलों को इजराइल फौरी तौर पर रोक दे, वो कराने में ईरान बहुत हद तक कामयाब हुआ है। लेकिन नाराज़गी के साथ पहला दौर समाप्त हो गया है, इख्ताम को पहुंचा है। स्विट्जरलैंड के अंदर ज़ुरिच में होने वाली ये जो मुज़ाकरात थे, जैसा ज़हूर ने आपको बताया कि कुल मिलाकर इस मुज़ाकराती अमल में 60 से 80 मिनट तक चारों तरफ से बात होती रही, लेकिन नाराजगी नजर आई। ये तस्वीर है जिसमें जेडी वेंस पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात कर रहे थे, शहबाज शरीफ से मुलाकात कर रहे थे, लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल्स को जब ओपन किया जाता है तो तब बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ बताती है। कतर के जो वजीर है, जो मुज़ाकराती अमल का हिस्सा है, मीडिएटर के तौर पर किरदार अदा कर रहे हैं, वो टोटली जेडी वेंस को इग्नोर करते नजर आए और एक लम्हा ऐसा नहीं आया कि वो मीडिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने नायब सदर अमेरिका के जेडी वेंस के साथ कोई राब्ता करने की कोशिश की हो, कोई आई कांटेक्ट किया हो, हाथ मिलाया हो। कई जगह वो पास में से गुजरकर बाकी साथियों को मिलते रहे, लेकिन उनसे उन्होंने दूरी बनाए रखी। तो वो बताता है कि गैर संजीदगी भी बहुत सारी जगहों पर शायद अमेरिका की है। उसका नतीजा एक ये है कई जगहों पर कि अगर आप जेडी वेंस को, कुशनर को, स्टीव विटकॉफ को और ईरानियन डेलीगेशन को एक प्लेटफॉर्म पर ले आते हैं, लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का यह नतीजा, जिस पर कतर भी नाराजगी का इजहार कर रहा है। तो ये तस्वीरें दिन भर जो सुर्खियों में रहेंगी, इस पर डिस्कशन जारी रखेंगे। लेकिन दूसरी खबर पर चलेंगे और अब से थोड़ी देर पहले ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट किया गया और अब्बास अराग़ची ने इस बात का ऐलान कर दिया है क्या हम पेशरफ्त लबनान बहरान में हुई है। मुंजमद असासों की बहाली और तेल पर पाबंदियों में नरमी का ऐलान उन्होंने कर दिया है और ये तब हुआ है जब ये मुज़ाकराती अमल समाप्त हो गया है, इख्ताम को पहुंचा है। सैयद अब्बास अराग़ची जिन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है, जरा अब्बास अराग़ची के हवाले से जो उन्होंने इस समिट पर जो तफसीलात शेयर की वो जरा आपको बताते चले। और ये ईरान या सैयद अब्बास अराग़ची खुद के लिए एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर, ब्रेकिंग जरा प्ले कर दीजिएगा फटाफट से। अहम सिफारती सतह पर कामयाबी तेहरान के मुताबिक हुई है, ये बड़ी पेशरफ्त करार दी जा रही है और मुश्तरका एलामिया अब जारी कर दिया गया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक्स पर पोस्ट किया है
उनका दावा है कि स्विट्जरलैंड में गुज़श्ता रोज होने वाले मुज़ाकरात में ईरान की नाकेबंदी खत्म करने पर इत्तफाक किया गया है, जबकि कुछ फ्रीज जो एसेट्स हैं, मुंजमद असासे हैं, वो भी जारी किए गए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची ने मुश्तरका एलामिया को कोट करते हुए समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में कहा है कि अनथक पाकिस्तानी और कतरी जो मीडिएटर्स हैं या सालसी हैं, उनसे लेबनान जंग के खात्मे के लिए पेशरफ्त हुई है। वो कह रहे हैं कि तेल और पेट्रोलियम की बरामदात पर पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं, ईरान की नाकेबंदी खत्म हो चुकी है, जबकि कुछ मुंजमद असासे जारी किए गए और ईरान के लिए तामीर नौ और तरक्की का बड़ा मंसूबा शुरू किया गया है। अब्बास अराग़ची ने अपने बयान में मजीद कहा है कि पहला असली इम्तिहान लेबनान डिफेक्लिकेशन सेल का कयाम होगा और लेबनान जंग को खत्म करना जो पहली प्रायोरिटी या प्राथमिकता उनके मुताबिक है। तो ये एक्स पर आया पोस्ट मुश्तरका एलामिया की तस्दीक कर रहा है, जो बता रहा है कि सूरत हाल क्या रही है। लेकिन इस ट्वीट के अलावा ये दरअसल मुश्तरका एलामिया था जो पाकिस्तान की तरफ से थोड़ी देर पहले जारी किया गया, उस पर उसको कोट करके वो लिख रहे थे। लेकिन एक नाराजगी जो हमने कहा कि बरकरार रही, वो नाराजगी ये भी है कि मुश्तरका तौर पर फोटो सेशन भी होना था। उस फोटो सेशन से ईरान का वफद न सिर्फ दूर रहा, बल्कि जो अमेरिका का वफद था उससे मुसाफा करने के लिए भी ईरान की तरफ से कोई इत्तफाक नहीं किया गया और नाराजगी के साथ बाहर चले। बड़ी खबर आपको बता रहे कि जहां एक तरफ अमन के कयाम के हवाले से मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो दूसरी बड़ी खबर कि अमरीकी वफद के साथ मुसाफा और मुश्तरका तस्वीर से ईरानी वफद ने मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया। ईरानी वफद ने पहले ही कहा था कि जो अमेरिका की तरफ से कार्रवाइयाँ की गई, वहाँ के तालिब इल्मों को या वहाँ के बच्चों को निशाना बनाया गया, उनको जहन में रखकर वो इस मुज़ाकरात या इस समिट में जा रहे हैं। और इस पर जब तस्वीरें भी सामने आई तो साफ तौर पर देखा गया कि अमरीकी वफद के साथ मुसाफा या जो मुश्तरका तस्वीर होती है, ग्रुप फोटो होता है, उससे ईरानी वफद ये जो ज़रूर जो ब्लू कलर का बोर्ड आपको नजर आ रहा है, ये बड़ा बैनर, ये मुश्तरका तौर पर रखा गया था, जिसमें कतर और पाकिस्तान के मीडिएटर्स को भी शामिल होना था। और दूसरी साइड जो ईरानियन डेलीगेशन है, जिसमें मोहम्मद बाकिर कालीबफ और सैयद अब्बास अराग़ची जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, जो ग्रुप फोटो सेशन आमतौर पर इस तरह के मेजर इवेंट्स या समिट्स में होता है, वो होना था, लेकिन वो नहीं हुआ। ईरान वहां से निकल गया और किसी भी ईरानी ने अमेरिकन के साथ बराह रास्त कोई बात की हो, मुसाफा किया हो, कोई गले मिले हों, इस तरह की कोई तस्वीर सामने आई। और ये मैसेज क्लियर था कि ईरानियन रजीम उन तमाम लोगों का, जिसमें मिनाब का स्कूल है, जो मिनाब डेलीगेशन इसका नाम भी दिया गया, 160 से ज़्यादा बच्चियां शहीद हुई थी, फिर सुप्रीम कमांडर की शहादत, बाकी लोगों की शहादतों पर अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड को कि हम झुकने के लिए किसी भी सतह पर तैयार नहीं है, ये क्लियर मैसेज उस वक्त दिया गया है। ज़हूर बिल्कुल, ना सिर्फ ग्रुप फोटो बल्कि हैंडशेक जिसे हम कहते हैं कि आपस में हैंडशेक, उससे भी ईरानी वफद ने दूरी इख्तियार की, उससे भी इनकार कर दिया और एक किस्म का जो फासला है वो बरकरार रखा, खासकर जो डेलीगेशन था। और इतलात ये भी है जो वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से अब से थोड़ी देर पहले एक रिपोर्ट की गई है कि अमेरिकन डेलीगेशन ये जहन बना कर आया था कि वो हैंडशेक भी करेगा, प्लान था कि बगलगीर होंगे, और ईरान के जो सीनियर डेलीगेट्स थे, जिसमें मोहम्मद बाकिर कालीबाफ की जो आप कह सकते हैं उनकी लीडरशिप में ये वफद पहुंचा था, उनने पहले से मन बनाया था कि वो इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे, भले ही उन्हें पाकिस्तान या फिर अगर कतर की तरफ से भी इसरार इसके लिए किया जाता वो नहीं करेंगे। लेकिन अब जरा मसूद पेज़ेश्कियान जो प्रेसिडेंट है, सदर हैं ईरान के, उनके उस बयान की तरफ भी लेकर चलते हैं, जिसमें उनका दावा, एक तो जो अब्बास अराग़ची ने थोड़ी देर पहले लिखा कि कौन कौन सी बातें हुई, कहाँ कहाँ आइस ब्रेक हुई है, वो तो एक तरफ की कहानी, लेकिन ईरान के सदर भी कह रहे हैं कि मुआहिदे की ज्यादातर शिकें, मुआहिदे के ज्यादातर नुकात ईरान के हक में है और उनके मुताबिक ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट पर किसी भी तरीके से कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, लगातार और फिर से इस बात को दोहराया गया है कि जो मुआहिदा हुआ या जो मुज़ाकरात हुए वो ईरान के हक में हैं, ये सदर पेज़ेश्कियान की तरफ से वाज़ा कर दिया गया है। उन्होंने ये साफ कर दिया कि ईरान यूरेनियम अफजोदगी का हक तर्क नहीं करेगा, जो यूरेनियम अफजोदगी पर उनका प्लान या उनका कंट्रोल है उसको वो कभी तर्क नहीं करेगा, और ये शर्त या ये शिक अमेरिका को मानना होगी, उसके बाद ही मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ मुंजमद $6 अरब ईरान को वापस मिलेंगे, जो फ्रीज थे, मुंजमद थे, इसकी भी जो ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तरफ से वो ये वाज़ा कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर इस बात को दोहराया कि ईरान की सलामती के हवाले से जो ये वफद है या अमेरिका है वो कोई समझौता नहीं करेगा, कौमी मफादात को टॉप पर रखा जाएगा
और जौहरी हथियार हमारी पॉलिसी नहीं है, ये लगातार अमेरिका कह रहा है। और सदर पज़ेश्कियान ने इस बात को फिर से दोहराया है कि ईरान का यूरेनियम अफजोदगी है उसका कंट्रोल वो किसी और के हाथ में नहीं देगा। साथ ही साथ जो जौहरी हथियार है उन्हें उससे साफ इनकार कर दिया कि वो उनकी पॉलिसी नहीं है। अच्छा, ये कब हुआ है जब एक तरफ एलामिया जारी किया गया है, जो नोट आया मुश्तरका तौर पर, जिसमें इस बात पर भी इत्तेफाक हुआ कि अमेरिका और ईरान मुज़ाकराती अमल को तकनीकी बुनियादों पर बरकरार रखेंगे, वो मुज़ाकरात जारी रहेंगे, लेकिन एक हाई लेवल कमेटी तश्कील दी जाएगी। जो पहला सैयद अब्बास अरागची का ट्वीट जो उनने पोस्ट कोट करके लिखा था, जो पाकिस्तान की तरफ से कंफर्म किया गया था कि एक हाई लेवल ग्रुप बनाया जाएगा, कमेटी बनाई जाएगी एमओयू के मुताबिक, जिसमें एक तो टेक्निकल जो बातचीत है उसका तरीकाकार क्या होगा, एनरिच्ड यूरेनियम है, जौहरी प्रोग्राम है, उस पर पाबंदियां हैं और बाकी तनाज़ा, और अगर इसकी निगरानी भी अमेरिका करना चाहता है तो एक हाई लेवल पैनल बनाया जाएगा, जिस पर इत्तफाक एमओयू में हुआ है और रात की मीटिंग में भी इस बात पर डिस्कशन हुआ है। तो वो एक तरफ बनाने का जब फैसला हुआ, लेकिन एनरिच यूरेनियम पर जो अपना लेजिटिमेट राइट समझकर तेहरान न छोड़ने का फैसला, तर्क न करने का फैसला पहले से कर चुका है, उसके मुताबिक होगा। और इसीलिए ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान के मुताबिक मुआहिदे की शिकें तो उनके हक में हैं ही, लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि प्रोग्राम को तर्क कर दिया जाएगा उस मुआहिदे के बाद जो एमओयू कहलाता है जिसमें 14 निकात हैं, तो ये ईरान करने वाला नहीं। जरा उनके बयान को कोट करके आपके सामने रखते हैं और साथ साथ उसकी जरा ट्रांसलेशन। We will not give up our right to enrichment, and they too will be forced to accept it. You all know what the so-called President of the United States was saying. He has made a complete 180-degree turn. He was saying that Iran must surrender unconditionally. Iran has no right to do this, it has no right to do that. Then he gave a speech and said that Iran has the right to do this, it has the right to possess this. In other words, he has reversed himself by 180 degrees compared to his previous positions and has accepted that they cannot ignore our rights. सदर लिख रहे हैं या कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ हालिया मुज़ाकरात और मुआहिदे के जरिए ईरान ने अहम सिफारती कामयाबियां हासिल की और मुज़ाकरात के नताइज जल्द अवाम के सामने आएंगे। ये वाज़ेह हो जाएगा कि ईरान ने अपने कौमी मफादात को भरपूर सरफ़हरिस्त रखा है और इस पर उन्होंने बात खुल कर की है। तो याद रखिएगा कि मुज़ाकराती अमल अब आगे कामयाब कितना होगा ये दूसरी बात है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तान की मेज़बानी में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात जिसका पहला दौर ख़त्म हुआ है कुछ नाराज़गियों के साथ, ये देखने वाली बात होगी। अब ये नाराज़गियाँ क्यों हैं? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वाली खबर पर आपको ले चलते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल धमकियां दे रहे हैं। जब ये मुज़ाकरात चल भी रहे थे तब एक और पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया ट्रुथ पर किया है। अमेरिकी सदर कह रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा हम हमले करने के लिए तैयार हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ज़रूरत पड़ी तो फीसदी या ऑयल टोल डील आयद करने के लिए अमेरिकी सदर तैयार है। एक्स पर किया गया पोस्ट आपके मुताबिक ईरान को हमले दोबारा शुरू करने की धमकी दी है, जबकि नायब सदर जेडी वेंस स्विट्जरलैंड में ईरानी वफद से बराह रास्त मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये वो पोस्ट है। अब आप अंदाजा लगाइएगा कि दोहरा चरित्र या दोहरी जो पॉलिसी आपके अमेरिकन की रही है, इसीलिए मुमकिन महसूलात का जब इशारा किया जा रहा है तो ईरान कई ऐसी बातें हैं जिन पर एतमाद नहीं कर रहा है। अमेरिकी सदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बयान में लिख रहे हैं कि ईरान फौरी तौर पर लेबनान में अपने भारी मुआवजों वाली प्रॉक्सीज को कशीदगी फैलाने से रोके, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हम ईरान को दोबारा ऐसा निशाना बनाएंगे जैसे हमने गुज़श्ता हफ्ते किया था, बल्कि इससे ज़्यादा शिद्दत से करेंगे। फिर अमेरिकी सदर खबरदार कर रहे हैं कि अगर ईरान आबनाए हरमुज़ बदस्तूर बंद रखता है तो आपका मुल्क नहीं रहेगा। ट्रंप के मुताबिक हम हो सकता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आबनाए हरमुज़ पर, जलडमरू मध्य में, स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ में अपना कब्जा कर लेंगे। पाकिस्तान और कतर की सालसी में नायब सदर जेडी वेंस की क़यादत में अमरीकी वफद स्विट्ज़रलैंड में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची समेत दीगर हुकाम पर मुश्तमिल वफद से बराह रास्त मुज़ाकरात कर रहा है। लेकिन दूसरी साइड अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे रहे हैं, और यही वो धमकियां हैं जिसका एक रीज़न ये भी है कि ईरान की जानिब से खुलकर कहा गया है कि आप कुछ भी कर ले, जोर ज़बरदस्ती वाली गलत फहमी ना पालें।
धमकियों का सिलसिला जारी है। अमेरिका ने धमकी दी है, डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान से मुआहिदा नाकाम हुआ तो हर्मुज़ पर, अपना हॉर्मुज़ पर फीस आयद किया जाएगा। और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं, और एक मुल्क है जो इस मुआहिदे को नाकाम बनाना चाहता है, इन मुज़ाकरात को सबूताज करना चाहता है। इजराइल अपनी कार्रवाइयों से लगातार बाज नहीं आ रहा है और एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जब तक उनकी क़यादत है ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। लेबनान के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक उनको लेबनान से खतरा है तब तक लेबनान से जो इजरायली फौज है उनको वापस नहीं बुलाया जाएगा। बड़ी खबर, इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि उनकी क़यादत में ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा कि चाहे अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदा हो या ना हो, लेकिन जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। एक खिताब में नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कदम उठाता रहेगा और जनूबी लेबनान में कायम सिक्योरिटी जोन उस वक्त तक बरकरार रखा जाएगा जब तक इजराइल को लाहिक खतरात मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो जाते। उन्होंने अपने मौक़िफ़ का दिफा करते हुए कहा कि अगर किसी भी मुल्क की सरहद के पार हज़ारों मुसल्लह जंगजू रॉकेटों, मिसाइलों और ड्रोन हमलों के जरिए उसके शहरियों को निशाना बना रहे हों तो वो मुल्क भी अपने दिफा के लिए इसी किस्म के इक़दाम करेगा। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली दहशतगर्दी के खतरात के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा और अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को किसी भी सफारती माहिदे या सियासी मसलहत पर तरजीह देगा। उनके मुताबिक इजराइल का मकसद सिर्फ अपनी कौमी सलामती को यकीनी बनाना और सरहदी खतरात का खात्मा करना है, लेकिन अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर चाहे मुज़ाकरात हो या ना हो, लेकिन जब तक उनकी क़यादत है ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा और लेबनान से वो फिलहाल अपने फौज वापस नहीं बुलाएगा। मज़ीद उन्होंने क्या, और इसमें दो जवाब हैं कि लेबनान से फौरी खतरा खत्म किया जाए, फौजी इनखला को यकीनी बना जाए, ईरान का मुतालबा था, एक तो वो उन्होंने मुस्तरद कर दिया है, दूसरा वो न्यूक्लियर प्रोग्राम जिस पर निगरानी रखने, नज़र रखने या महदूद करने की बातें अमरीकी सदर कह रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल का जो बयान है तो उसमें आपसी बयान में तजाद है। दैट मीन इजराइल और अमेरिका के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं है। ये बयान बहुत सख्त मौक़िफ़ और जो एक गैप पड़ता दिखाई दे रहा है बिटवीन वॉशिंगटन और यरूशलेम या तल अवीव, वो भी जाहिर करता है। ईरान के हवाले से मौजूदा सूरत हाल पर बेंजामिन नेतन्याहू का खिताब। And I say to you now what I said at my brother's grave just a few hours ago. Today, I said, no matter what happens in the talks, with an agreement, without an agreement, I pledge to you that Iran, as long as I'm Prime Minister, will never have a nuclear weapon. Never. As long as I am the Prime Minister of Israel, I will not let that happen. And I said something else about Lebanon. I said, and I repeated here a few minutes ago, as long as we need to protect our people, we will remain in the security zone in South Lebanon. And the reason is perfectly understood. No country would be asked to do otherwise. Now you imagine the United States. Across the border, you have thousands, an army of thousands of terrorists who pellet your cities and your towns with rockets and ballistic missiles and killer drones. They kill your soldiers, they kill your citizens, they kill your children. And they threaten them every day. Well, what would America do? Would it say, well, there's nothing we can do? Let's hold our fire? Is that what America would say? No. You know damn well what America would do. It would cross the border, create a security zone, kill the terrorists, and protect its people until the threat is removed. That's exactly what we are doing. इजरायली प्राइम मिनिस्टर का सख्त मौक़िफ़ कि अमेरिका को भी जहां ज़रूरत महसूस की जाएगी, जहां ख़तरा महसूस होगा, लेबनान से फ़िलहाल वो निकलने पर इनकार कर रहे हैं और जौहरी प्रोग्राम का तो सवाल ही नहीं। ये वो मौक़िफ़ है जिसकी मुखालफत उन समिट्स में होती रही जहां पर ईरान और अमेरिका या इनके डेलीगेशन आमने सामने थे, कतर और पाकिस्तान बीच में मीडिएटर्स के तौर पर थे। लेकिन इजराइल के अंदर ये सब करना भी ज़रूरी है। वो इसलिए
क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू मुबस्सरीन का ये ख्याल है कि जिस दिन ये जंग खत्म हो गई उस दिन उनका पॉलिटिकल करियर भी खत्म हो जाएगा। और इसका इंकिशाफ उस सर्वे के आदादोशुमार से भी हुआ जो खुद अमेरिकन ने और इजरायलियों ने इजरायलियों का मौकिफ जानने के लिए किया। तब जब ये जानने की कोशिश हुई, सवाल पूछा गया कि इस जंग को ईरान, इजराइल या अमेरिका, जीता कौन है, तो इस तनाज़े का फायदा किसने उठाया, तो सबका जवाब एक जैसा कि अगर इस जंग से कोई फतहयाब हुआ है, कोई जीता है, तो वो ईरान है। तेहरान की पॉलिसीज हावी रही हैं तल अवीव पर और अमेरिका के ऊपर। शिकस्त कहीं नहीं खाई है, नुकसान जरूर उठाया, लेकिन इसके बावजूद भी जीता। और ये सर्वे, एक नए सर्वे में इंकिशाफ हुआ यरूशलेम के अंदर कि इजरायली आवाम की बड़ी अक्सरियत का ख्याल है, तकरीबन 92%, कि मशरिक़ वस्ता में या मिडल ईस्ट के अंदर हालिया जंग और इसके बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान जो बातचीत चल रही है, इससे ईरान को ज्यादा फायदा हुआ है। इजराइल और अमेरिका के इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ है। इजराइल की तवील मुद्दती सलामती कमजोर हुई है। सर्वे के मुताबिक इब्रानी यूनिवर्सिटी ऑफ यरूशलेम की तरफ से सर्वे किया गया और आगम इंस्टीट्यूट की तरफ से 17 से 20 जून के दरमियान ये सर्वे हुआ। 3644 अफराद ने इस सर्वे में हिस्सा लिया। सर्वे के नताइज के मुताबिक 92.1% इजरायली शहरियों का मानना है कि ईरान इस तनाज़े में फतहयाब रहा, इजराइल के मुकाबले में ज्यादा फवाइद हासिल किए। दूसरी जानिब 82.9% शुरका ने यह कहा कि जंग और बाद के जो सिफारती मुआहदे हैं, जो एग्रीमेंट्स हो रही हैं डिप्लोमेटिक लेवल पर, उसके नतीजे में इजराइल की जो एक लंबे अरसे तक बनने वाली सिक्योरिटी प्लानिंग और पॉलिसी थी, वो कमजोर हुई है। फिर रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि राय सिर्फ अपोजिशन वोटर्स तक महदूद नहीं, बल्कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के हामी या जो राइट विंग के वोटर्स हैं, उन्होंने भी यही सोचा है। सर्वे में शामिल 93.1% लोग जो कि दाएं बाजों की या राइट विंग के हामियों ने भी जवाब दिया है ईरान इस तनाज़े में कामयाब रहा, जो उनका मानना है। फिर अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले एग्रीमेंट्स की मुखालफत भी इजरायली आवाम कर रही है। अब वो प्राइम मिनिस्टर को हटाने, हुकूमत से खत्म करने या इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। सर्वे बता रहा है कि 63.2% अफराद ने इस मुआहदे की मुखालफत की, जबकि सिर्फ 12.2% इसकी हिमायत कर रहे हैं। सर्वे के नताइज इजरायली क़यादत पर अवामी एतमाद में कमी की भी निशानदेही करते हैं। तकरीबन 72.5% लोगों ने यह कहा है कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के उन दावों पर यकीन नहीं है जिनमें ने फौजी मुहिम को कामयाब करार दिया, जब बार बार कह रहे थे कि हमने अपने गोल्स अचीव कर लिए हैं। इसके अलावा 56.4% लोगों ने नेतन्याहू की जंगी हिकमत अमली और इस क्राइसिस से निपटने का जो अंदाज है वो नाकाम या कमजोर करार दिया। बेंजामिन नेतन्याहू के ताल्लुक से ये राय है। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक ये नेतन्याहू की जंग की जो हिकमत अमली है उस पर एक बड़ा सवाल है। इजराइल की सरकार के लिए एक अहम इंतबाह समझा जा रहा है, एक वार्निंग है, क्योंकि ये जाहिर करते हैं कि जंग और जो डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स हैं, इन चैनल्स के जरिए सियासी पेशरफ्त हुई है, सिफारती पेशरफ्त हुई है, तो उसके बाद अवाम की एक बड़े हिस्से को अपनी क़यादत की पॉलिसियों पर एतमाद नहीं रहा। जो ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स हुकूमत ने उठाए थे वो नाकाम साबित हो रहे हैं। अगर अवामी बेइत्मीनानी का ये रुझान बरकरार रहा तो मुस्तकबिल में इजराइल के दाखिली सियासत, आइंदा के इंतखाबात और नेतन्याहू की जो सियासी पोजीशन है उस पर भी इसके गहरे असरात मुरतब होंगे। लगातार सवालात उठाए जा रहे हैं और अमेरिका और इजराइल के लोग अपनी हुकूमत पर सवाल उठा रहे हैं कि ये जो जंग हुई या जो तनाज़ा शुरू हुआ, इसका ईरान इजराइल को कम, अमेरिका इजराइल को कम, ईरान को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर आपके सामने रखते हैं, उसके बाद कौमी और जम्मू कश्मीर की खबरों पर आएंगे। बात सऊदी अरबिया के हवाले से भी करेंगे, क्योंकि सऊदी अरबिया इस तमाम मामले में एक अलग स्टैंड लेकर आगे बढ़ रहा है। और वो मामला जो सऊदी अरब की खारजा पॉलिसी है वो इस वक्त ज़ेर बहस है। उस पर इस वक्त चर्चा हो रही है कि जब ये तनाज़ा चल रहा है, ईरान अमेरिका या खलीज में इतना बड़ा तनाज़ा चल रहा है, तो सऊदी अरब का एक अलग स्टैंड नजर आया है। सऊदी अरब एक अलग स्टैंड के तौर पर आगे बढ़ रहा है, जो एक इस वक्त आलमी बहस का मरकज़ बन गया है। खासकर जो सऊदी अरब और अमेरिका ताल्लुकात है उस पर भी गौर किया जा रहा है। सऊदी अरब एक बार फिर इलाकाई सफारती मबाहसे का मरकज़ बन गया है, जहाँ सऊदी हुकाम के हालिया बयानात के बाद मुमलिकत के अमेरिका के साथ ताल्लुकात और फिर मशरिक़ वस्ता में उसके किरदार पर नई बहस शुरू हो गई है। मुबस्सरीन के मुताबिक इन बयानात से ये तासुर
उभर रहा है कि सऊदी अरबिया अपनी खारजा पॉलिसी को ज़्यादा खुद मुख्तार अंदाज में आगे बढ़ा रहा है और इलाकाई तरजात के तयन में कौमी मफादात को अव्वलीन हैसियत दे रहा है। तज्जियाकारों के मुताबिक हालिया बरसों में सऊदी अरब ने वाशिंगटन के साथ अपने तारीखी ताल्लुकात बरकरार रखते हुए दीगर आलमी ताकतों के साथ भी सफारती रवाबित को वसअत दी, यानी अमेरिका को भी हाथ में रखा और जो दीगर इलाकाई ताकतें हैं उनको भी अपने साथ लेकर के वो आगे बढ़े। मुमलिकत ने मुख्तलिफ इलाकाई तनाज़ात में सालसी की कोशिशों में फ़ाल किरदार अदा किया है और बदलती हुई आलमी सियासत के तनाज़र में मुतवाज़न सफारती कार्य को फ़रोग दिया है। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी, इलाकाई तनाज़ात हो या मुख्तलिफ सफारती मुज़ाकरात हो, उसके बाइस भी सऊदी खारजा पॉलिसी की आइंदा सिमत पर तवज्जो मज़ीद बढ़ गई है। माहिरीन के मुताबिक अगरचे सऊदी अरब और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान सिक्योरिटी और इक़्तिसादी ताउन बदस्तूर मजबूत है, ताहम रियाज अब अपने कौमी मफादात को सामने रखते हुए ज़्यादा अमली और खुद मुख्तार सफारती हिकमत अमली इख्तियार करता दिखाई दे रहा है। ये पेशरफ्त खित्ते के सियासी हलकों में गहरी दिलचस्पी का बायस बनी हुई है और इसके मुमकिन असरात इलाकाई इस्तेहकाम खलीज पर पड़ सकते हैं। सफारती इक़दाम और मुस्तक़बिल के इत्तेहादों पर यह असरात मरतब हो सकते हैं, क्योंकि इस तमाम मामलात में सऊदी अरब खुद मुख्तारी को तरजीह दे रहा है और एक अलग स्टैंड लेकर के आगे बढ़ रहा है। और बड़ी खबर इसमें क्या है, एक दो टूक जवाब है, एक मेजर यू टर्न इसे समझा जा रहा है। ताल्लुकात पर सख्त मौक़िफ़ सऊदी अरब का कि हम ट्रंप के साथ खड़े नहीं हैं। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा जो ये कह रहे हैं कि अमेरिका पहले खुद को महफूज करे, हमें नहीं। वो कह रहे हैं कि हमने पहली बार इस तरह की सूरत हाल देखी जब अमेरिका हमें बचाने की बात कर रहा था। ये एक मेजर अनाउंसमेंट अपने आप में, और यू टर्न भी इसे समझा जा रहा है कि हम ट्रंप के साथ बिल्कुल भी नहीं है। पहले वो खुद को बचाए, वो हमें कैसे बचा सकते हैं। ट्रंप शुड सेव फर्स्ट हिमसेल्फ देन सेव अस, ये दावा बाद में करें। और ये बयान किसी और का नहीं है बल्कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अल फरहान अल सऊद का है, जिनके मुताबिक, और इस बयान को गुज़श्ता 70-80 बरसों में सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक स्तर पर बड़ा बयान माना जा रहा है। और ये कब दावे हो रहे हैं ट्रंप के साथ खड़े ना होने के, जब मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में बार बार यहाँ तक कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने इस बात पर तवज्जो दिलाने की कोशिश की कि अब्राहम अकॉर्ड में अब 4 ममालिक के अलावा ट्रंप के सेकंड फेज में 2020 के बाद ये पहला मौका होगा जब सऊदी अरब भी उसमें शामिल होगा। सऊदी अरब पर दबाव है, पाकिस्तान पर दबाव है, लेकिन सऊदी अरब अपने मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं करेगा। फिर वो खुलकर कह रहा है कि फ़लस्तीनियों के बुनियादी हुकूक जैसे छीने गए, फ़लस्तीन की एक आज़ाद रियासत के क़याम तक, और जो 1968 की एक वाज़ेह पोजीशन है उसको बरकरार नहीं रखा जाता, तब तक अमेरिका के साथ ताल्लुकात पर सवाल ही नहीं है। तो हमें कैसे बचाएंगे, जैसे वो पहले खुद को बचाए। सवाल तब एक इवेंट के दौरान आया था कि ईरान ने जवाबी हमले आप पर किए। तो बड़ा दिलचस्प जवाब जिसमें है क्या खारजा पॉलिसी जो अमेरिका के तई रियाज की है या सऊदी अरब की, उसमें एक मेजर शिफ्ट आने जा रहा है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा को जरा सुनिए। السعودية وحسب ما أعلم كل الدول العربية لا تضع سياساتها بناء على مصالح الآخرين، تضع سياساتها بناء على مصالحها هي، وسوف نتابع مصالحنا وسوف نستمر في صياغة سياساتنا بناء على تلك المصالح بغض النظر عن وجهات النظر، وسوف نبقى في نفس الوقت منفتحين للحوار مع جميع شركائنا غربا وشرقا لضمان أن يكون هناك تفهم كامل لما نقوم به، وليكون هناك سعي لتحقيق أيضا هذه المنافع المشتركة. المنافع المشتركة ليست فقط لنا مع الصين، لكن لنا مع أمريكا، لنا مع غيرنا، فنحن نسعى خلف مصالحنا، ومصالحنا نجدها في الغرب ونجدها في الشرق، وأينما وجدناها سوف يعني نعم। ये वो खबर जिस पर पूरे दिन काफ़ी ज़्यादा बहस होने वाली है, इस पर दिन भर हम चर्चा करते रहेंगे। लेकिन सऊदी अरब एक ऐसा फरीक बन गया है जो शायद दर्द सर अमेरिका के लिए भी बन सकता है, जिस पर मुसलसल सबसे ज़्यादा एतमाद अमेरिका या ख़ास तौर से मौजूदा सदर ट्रंप करते रहे या उनकी रजीम करते रहे। अब ज़रा कौमी खबरों की तरफ आ जाते हैं और सीधा फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं। भारत के अंदर फ़ौजी क़ुव्वत को या अस्करी क़ुव्वत को मज़ीद बढ़ाने का एक फ़ैसला भारत सरकार का है, जिसके तहत मज़ीद अखराजात हो रहे हैं। और ताज़ा पेशरफ्ती हुई है कि भारत की बहरिया के अंदर जो इंडियन नेवी है, 3 मकामी जंगी जहाज़ उसमें शामिल कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म मोदी जो तकरीब का हिस्सा बने और बहरिया को एक बड़ी ताकत हासिल हुई है। 3 जदीद तरीन जो मकामी तौर पर तैयार करदा जंगी जहाज़ हैं वो इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल कर दिए गए हैं। ब्राह्मोस मिसाइल से लैस स्टिल्थ
फ्रिगेट दोरागिरी, जो कि कहा जाता है कि दुश्मन की जो मैरिटाइम है या आबदोजी है उसका शिकार करने वाला, अगर ये और जो समुद्री सर्वे है उसके लिए तैयार जो संशोधित बहरिया, उसकी जंगी सलाहियत भी उसमें मौजूद है, समुद्री सलामती को नई बुलंदियों तक ले जाने का काम करेगा, इंटरनेशनल वाटर्स में सिक्योरिटी को यकीनी बनाएगा और इस इकदाम को डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत में या इस मुहिम की एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है, जब ये 3 जहाज हैं इनको कौम के नाम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से मालूम किया गया। तो देसी जंगी जहाजों को अपने बेड़े में भारतीय फौज शामिल कर रही है। दीगर जो बड़े बेड़े हैं वो पहले भी शामिल किए गए। 21 जून का तारीखी दिन अब इसमें दर्ज हो गया, जिसमें वज़ीर आज़म की जानिब से अपने ख्यालात का इजहार भी किया गया कि मैरीटाइम क्षमता के बिना कोई भी राष्ट्र बड़ी शक्ति नहीं बन सकता। समुद्र से विकास जुड़ा है, सुरक्षा जुड़ी है, समृद्धि जुड़ी है। आज दुनिया का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों से ही होता है। दुनिया को जोड़ने वाले डेटा के विशाल नेटवर्क समुद्र के नीचे से गुजरते हैं। आने वाले समय में क्रिटिकल मिनरल्स, डीप सी रिसोर्सेज और नई ऊर्जा के स्रोत भी समुद्र से ही जुड़ेंगे। इसलिए जिस देश का समुद्री सामर्थ्य मजबूत होगा, उसका आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव भी उतना ही मजबूत होगा। और भारत इस वास्तविकता को अच्छी तरह से समझता है। भारत इसके लिए बात कर रहे थे आईएनएस विक्रांत के बाद ये एक बड़ा मौका है जब इंडियन नेवी के अंदर 3 मकामी जंगी जहाज जो बेड़े में शामिल किए गए हैं और भारत के अंदर खुद इन्हिसारी पर या जो खुद कफील भारत या सेल्फ रिलायंट बनने की जो एक कोशिश है उसमें एक अहम पेशरफ्त के तौर पर इसको माना जा रहा है। अब जरा आपको लिए चलते हैं उस डेलीगेशन की तरफ जो जम्मू कश्मीर पहुंच चुका है। आज, कल और परसों अगले कुछ दिनों के दौरान जम्मू, श्रीनगर और लद्दाख के अंदर यह वफद रहेगा। साबिक वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर की क़यादत में पार्लिमानी कमेटी बराए खारजा अमूर जो वफद एक जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहा है। लद्दाख का दौरा भी है, 5 दिन का ये दौरा है, शुरुआत इसकी हो चुकी है और सरहदी इलाकों का दौरा भी होना है, शेड्यूल कर लिए गए हैं। पाकिस्तान और चीन के साथ लगने वाली जो सरहदी सूरत हाल जो सरहद है उस पर सूरत हाल का जायजा भी लिया गया है। असदुद्दीन ओवैसी भी इस डेलीगेशन का हिस्सा है। यूनियन टेरिटरीज दोनों यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 5 रोजा दौरे पर पार्लिमानी कायमा कमेटी बराए अमूर खारजा जो आज जम्मू पहुंच गई है और कमेटी की क़यादत कांग्रेस के सीनियर रहनुमा रुकने लोकसभा शशि थरूर कर रहे हैं। इसके अलावा 8 रुकनी वफद में AIMM के असदुद्दीन ओवैसी, अदाकार से सियासतदान बनने वाले अरुण गोयल समेत बाकी अराकीन शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक कमेटी जो कि अपने दौरे के दौरान जम्मू, कश्मीर, करगिल और लेह में आला सतही इजलासों में शिरकत करेगी, जो कि वफद सरहदी इलाकों का भी दौरा करने वाली है। पाकिस्तान और चीन के साथ मुत्तसिल जो सरहदी इलाके हैं, ज़मीनी सूरत हाल का जायजा लेगी और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। कमेटी भारत और चीन ताल्लुकात, भारत पाकिस्तान रिश्ते, इसमें जो हालिया पेशरफ्त हुई है उस पर तफसीली तबादला ख्याल होगा और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जो क़यादत है, सिक्योरिटी इदारे हैं, मुतल्लिका फ़रीक़ैन हैं, उनसे भी मुलाकातें इन 5 दिनों में मुतवक्के हैं। अब जब ये कमेटी जम्मू कश्मीर पहुंच गई है तो जम्मू कश्मीर में पहुंचने से पहले जब दिल्ली से रवानगी हुई तो वज़ीर ख़ारजा की जानिब से, वज़ारत ख़ारजा की जानिब से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से सरहदी इलाकों की मौजूदा सूरत हाल, भारत पाकिस्तान और भारत चीन के ताल्लुकात पर ब्रीफ भी इस कमेटी के मेंबर्स को किया गया है, जिनमें ओवैसी, शशि थरूर, अरुण गोयल और बाकी मेंबर्स शामिल हैं। रवानगी से पहले की जरा बात आपको शशि थरूर की सुनाते हैं जो जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंच गए हैं।
issues of China? This is basically a pre-orientation briefing because the committee is going on a tour of Jammu and Kashmir, which means Srinagar, Jammu, Leh and Kargil. Right. And the Foreign Secretary was briefing us on both the Indo-Pakistan issues and the Indo-China issues, India-China issues, because these are the two areas we'll be covering on this. Right, sir. So it was a very thorough briefing, but obviously I can't tell you what it is. But so we have also going to the border areas, sir? We are going to the border lookout point, LOC lookout point in Kargil. And we will get briefings from the military as well on the ground there. So we got the MEA briefing there. so we have Also had to the Indo-China LAC point also as well, sir, in Leh Ladakh. We will not directly go to the LOC itself, but we are going to Leh and we are going to Kargil. Plus we'll get briefings in Srinagar and Jammu. So we have a full program. So you held the deliberations on India-Pakistan relations, border issues, and also on the Indo-China relations. Correct. Are you planning to come up with any report on any of these relations? It's quite possible we'll do so, but certainly not immediately because we have some discussions we need to do. So we have had edgy relationship with China. So how do you think that how the relations will move forward? I would rather not talk about that right now. Let us come back from Kashmir. We'll have कर रहे थे इस हवाले से और 23 और 24 का यानी कल और परसों का दिन भी काफ़ी ख़ास है। ये मेंबर्स जो आज से फिर कश्मीर जाएंगे 23 तारीख को वहाँ, फिर 24 तारीख को बाई रोड करगिल इनको जाना है और उसके बाद अगले दिन ही वो 25 तारीख को लेह का विज़िट करेंगे। भारत और चीन के रिश्तों को और न सिर्फ रिश्तों को समझने की कोशिश होगी, रिश्ते मज़ीद बेहतर हों, ताल्लुकात अच्छे हों, तनाव ख़त्म किया जाए, कशीदगी समाप्त हो, एंड हो, इसके लिए एक वे फॉरवर्ड भी निकाला जाएगा कमेटी के मेंबर्स की तरफ से। वजारत को इसके जब कमेटी का दौरा ख़त्म हो जाएगा, जो मुलाकातें यहाँ मुतवक्के हैं उनसे मिलने वाले फीडबैक पर मबनी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो मुतल्लिका वजारत को दी जाएगी। लेकिन अब आपको वादी कश्मीर लिए चलते हैं। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि आज का दिन बेहद ख़ास है, तारीखी एतबार से भी वो इसलिए और मजहबी एतबार से भी, समाजी एतबार से भी। तुलमुला गांदरबल जहाँ आज मेले का आखिरी दिन है और इस अहम तरीन मजहबी जो इबादतगाह है, दुनिया भर के कई हिस्सों से कश्मीरी पंडित बड़ी तादाद में पहुंचे हैं, लेकिन सबकी नजरें आज वाले दिन पर हैं जहां ज़हूर हजारों की तादाद में अकीदतमंद आज सुबह से खुसूसी पूजा पाठ में मसरूफ हैं। बिल्कुल, गांदरबल के तुलमुला में खीर भवानी मेला जोश व खरोश और अकीदत और एहतराम के साथ जारी है, जहां पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से और ख़ासकर कश्मीरी पंडित वहां पर आ गए हैं और हज़ारों यात्री इस अहम मेले में मौजूद है, जहां पर आज सुबह ही खुसूसी पूजा पाठ और दुआओं का एहतमाम किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि खीर भवानी मेले के पेश नज़र सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, दीगर इंतजाम भी पहले ही मुहैया रखे गए हैं और ये मेला काफ़ी अहम है, खासकर जम्मू कश्मीर की तारीख़ी एतबार के हवाले से भी। कश्मीर में भाईचारे और रवादारी की खूबसूरत मिसाल इसको माना जाता है, जहां पर यात्रियों का और ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें, आज सुबह की तस्वीरें, बिल्कुल ये ताज़ा तरीन तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के आला एहलकार भी वहां पर पहुंचे हैं। साथ ही साथ अकीदतमंदों में काफ़ी जोश व खरोश देखा जा रहा है और वहां पर पूजा पाठ का भी एहतमाम किया जा रहा है, आरती का भी एहतमाम हुआ है आज सुबह और दिन भर आप देखेंगे कि ये जो मजहबी रसूमात है ये सिलसिला जारी रहेगा। गांदरबल के तुलमुला इलाके में जहां खीर भवानी मंदिर है, सालाना खीर भवानी मेला अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मेले में शिरकत के लिए हज़ारों कश्मीरी पंडित और दीगर अकीदतमंद मुख्तलिफ इलाकों से तुलमुला पहुँच चुके हैं, जहाँ सुबह के वक्त ही खुसूसी पूजा और आरती का एहतमाम किया गया। इंतज़ामिया, पुलिस, दीगर महकमों की जानिब से यात्रियों की सहूलत के लिए वसी इंतजाम किए गए हैं, जबकि सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं ताकि तकरीब पुरअमन और खुश उसलूबी से मुनक्कद हो सके। मेले में मुतअद्दिद मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और सरकारी हुकाम की शिरकत भी मुतवक्का है। आज आप देखेंगे कि सियासी लीडरान भी वहाँ पर पहुँचेंगे। साथ ही साथ मकामी मुस्लिम आबादी की जानिब से भी यात्रियों का ख्याल रखा जा रहा है, उनका इस्तकबाल किया गया और कश्मीर के रिवायती भाईचारे, मजहबी हम आहंगी और मेहमान नवाजी की खूबसूरत मिसाल यहाँ पर देखी गई है। अकीदत, रूहानियत और फ़िरका वाराना हम आहंगी से भरपूर ये मेला कश्मीर के मुश्तरका सकाफ़त और तहज़ीबी रिवायत का अहम मुज़हिर समझा जाता है और हर साल ये मेला होता है। और रात से अब तक तस्वीरें भी सामने आई हैं। पहली मेला की जो लूप 1 में बज रहा वो चला दीजिएगा, रात देर गए से ये तस्वीरें देखिएगा, फुल स्क्रीन पर आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। जो तैयारियां तो वैसे काफ़ी दिन से चल रही थी, खुद सिविल इंतज़ामिया, ज़िम्मेदारान महकमे, उमर अब्दुल्ला सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया हर एतबार से पहले से तैयार नज़र आ रही थी और ये तैयारियां काफ़ी वक्त से पहले जिनको हतमी शक्ल दी गई थी।
दूसरा, तुलमुला में मेले का समा पूरी तरीके से बन चुका है, रौनकें लगी हैं। पंडितों की या जो कश्मीरी पंडित थे बड़ी तादाद में तुलमुला, उनकी आमद 2 रोज कबल ही शुरू हुए थे और 8000 पंडित जो जम्मू से श्रीनगर भी पहुंचे थे। फिर आज सुबह की जो तस्वीरें आई 22 जून आज का दिन, जब तुलमुला, मंजगाम और कुलगाम अजला के अंदर भी देवसर में और साउथ कश्मीर के अनंतनाग की लोगरीपुरा और नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में जो टिकर का इलाका है 5 रागनीय भगवती मंदिरों में ये मेला एक साथ मुनक्किद होगा। बड़े चिनार के दरख्तों के साए में वाक़ तुलमुला मंदिर बड़े इज्तिमात का मुशाहिदा आज भी कर रहा है, जिसमें दुनिया भर से अकीदतमंद आए हुए हैं और आज दर्शन करने के बाद यात्री 1 दिन बाद वापस जम्मू लौट जाएंगे। लेकिन साथ साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से ज्येष्ठ अष्टमी के मौके पर आज हिंदू बरादरी को मुबारकबादी का पैगाम दिया गया है। खुसूसी अमन और रिवायती भाईचारा कायम रहे, इसके लिए खुसूसी दुआ की गई है। और कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो आज के इस खास मौके पर माता खीर भवानी के अंदर जमा है बड़ी तादाद में, रात से अब तक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, IGP कश्मीर की तरफ से भी विधि कुमार बिरदी, जिनने एक्स पर पोस्ट भी किया, उनकी जानिब से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, PDP सदर महबूबा मुफ्ती, भारतीय जनता पार्टी के सरबराह और दीगर कई लीडरान, उनकी जानिब से भी मुसलसल पैगामात मौसूल हो रहे हैं जो आज के इस खास दिन को याद कर रहे हैं। ज्येष्ठ अष्टमी के मौके पर माता खीर भवानी का मेला जो 4 से 5 मुख्तलिफ मनादिर के अंदर मुनक्किद हो रहा है, साउथ कश्मीर से नॉर्थ और नॉर्थ से सेंट्रल कश्मीर तक, अकीदत व एहतराम के साथ इस पर मुबारकबादी के पैगामात दिए जा रहे हैं। मोहम्मद सलीम वानी के पास चलेंगे जो हमें इस वक्त वस्ती कश्मीर के गांदरबल से तुलमुला के मकाम से ज्वाइन कर रहे हैं, कश्मीर ब्यूरो हेड। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलीम वानी ज्वाइन करने के लिए। जो आंखों देखा हाल है, मनाजिर है, देखने वालों को दिखाइएगा और साथ साथ ये भी बताइएगा कि किस तरह की हलचल आज सुबह सुबह है और जो कल से हम मुसलसल डिस्कस कर रहे थे कि कुछ अहम शख्सियात, कुछ बड़े चेहरे भी यहाँ पहुँच सकते हैं, उनका आना मुतवक्के है, तो क्या ओवरऑल आपके पास अभी तक की तफसीलात हैं? बिल्कुल आसिफ, हर साल की तरह जो माजी में भी खीर भवानी मेला मनाया गया था, आज भी उसी तरह चहल पहल के साथ खुश उसलूबी से के साथ माता खीर भवानी का मेला मनाया जा रहा है। और 21 और 22 आज जो है 22 तारीख है, आज यहाँ पे इख्तितामी तकरीब होगी, पूजा होगी और शाम तक जो जितने भी श्रद्धालु है यहाँ पे शाम को जम्मू की तरफ रवाना होंगे। और पूरी तरह से यहाँ पे जो अरेंजमेंट से पिछले 15 दिन से लगातार सूबाई इंतजामिया हो या गांदरबल की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो, खुद यहाँ पे LG मनोज सिन्हा 10 दिन पहले आए थे, उसके बाद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला आए थे। और सिक्योरिटी की बात अगर करेंगे तो IGP कश्मीर के बिरदी भी यहाँ पे पहुंचे थे, उसके साथ DIG सेंट्रल कश्मीर और खुद यहाँ SSP गांदरबल जो मॉनिटर करते हैं सिक्योरिटी के बाकी सारे मामला। और यहाँ पे जो अरेंजमेंट्स भी है वो बहुत अच्छे हैं। श्रद्धालुओं का एक बड़ा तादाद, कसीर तादाद में यहाँ पे पंडित बरादरी के लोग पूरे मुल्क से आए हैं, बाहर से भी लोग आए हैं और इस बार काफी तादाद में पंडित बरादरी के लोग पहुंचे हैं। और इस टाइम भी आप देखिए मेरे पीछे कितने तादाद में लोग पूजा कर रहे हैं। और कल शाम को आपने देखा जो आरती भी हुई यहाँ पे पूरी खुश उसलूबी से के साथ, क्योंकि जिसमें आपने देखा कि यहाँ के लोकल जो कश्मीरी लोग हैं इनके शाना बशाना साथ चलते हैं और इनकी जो यकजहती, प्यार, बाकी सारी चीजें हैं हर साल की तरह आज भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आज भाईचारा जो है कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीरी लोगों का, वो भी एक मिसाल है। और मेरे साथ अभी थोड़ी देर में कुछ श्रद्धालु भी है यहाँ पे, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे कैसे इंतजामात है, बाकी सारी चीजें हैं। तो आपसे आपको पल पल का अपडेट देंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम है इंद्रजीत लावल, जम्मू कश्मीर आदर संग्राम पार्टी का रियासी सदर हूँ। जी बताइए। जो मैं सबसे पहले मैं खीर भवानी का मुबारकबाद देना चाहता हूँ तमाम हिंदू बरादरी को। और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है गांदरबल की डिविजनल कमिश्नर, इसका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसने पहले कुछ इंतजाम नहीं था, कल इंतजाम बहुत ठीक था, सब कुछ ठीक था यहाँ पर। मैं इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
अभी यहाँ पे जो कश्मीरी लोगों का आपका लग रहा है, तो कश्मीरी लोगों के जो इसमें शमूलियत है, कैसे फील कर रहे हो आप? बिल्कुल अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा फील कर रहे हैं। हम यहाँ आना चाहते हैं कि हम जो कौन नहीं ये आना चाहता अपने ये जो हमारी मदरलैंड है, हम यहाँ आना चाहते हैं। हमें शौक है कि हमारी जो आधे से ज्यादा जिंदगी यहाँ हमने गुजारी है, हम यहाँ आना चाहते हैं। आप कश्मीरी कश्मीरी क्या कश्मीरियों के साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं। जैसे हम एक दूसरे के शादी पर जाते थे या किसी सुख दुख में जाते थे, शराकत करते हैं, उसमें हम आना चाहते हैं। हमें इस कश्मीर से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। जी, आपका नाम? मेरा नाम पुष्पा काक है। कहाँ से हो? मैं यहाँ बेसिकली कुलगाम से हूँ, लेकिन अभी जम्मू में हूँ। क्या कहना चाहती हो आप? क्या मैसेज आप? बस यही मैसेज, अमन और शांति का मैसेज देना चाहूंगी, और यहाँ माता रानी के दरबार में आके यही प्रार्थना करूंगी कि दोबारा हमारी जो है घर वापसी हो कश्मीरी पंडित्स की, और एडमिनिस्ट्रेशन इसका अच्छी तरीके से ध्यान रखे कि यहाँ पे ये सुरक्षित रहे। इंतजाम यहाँ पे कैसे है? बहुत अच्छे इंतजाम हैं यहाँ पे किया, यहाँ की इंतजामिया ने किया, बहुत ही अच्छा इंतजाम है यहाँ पे चाहे जो टेंट्स को लेके है, चाहे इनके रहने को लेके है, बाहर में देख रही थी वॉशरूम्स को लेके है, बहुत ही अच्छा इंतजाम है यहाँ पे, सुरक्षा को लेके बहुत अच्छे इंतजाम है यहाँ पे। आपने देखा यहाँ पे श्रद्धालु ने किस तरह अरेंजमेंट्स के बारे में बोला। एक भाई बोल रहा है कि मैं भी बोलूंगा, इससे भी थोड़ा अपडेट देंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम जो रवि खोल है। रवि खोल जी, बताइए कैसे इंतजाम है, क्या कहना चाहते हो? बहुत इंतजाम को मैं मेरी तरफ से 100% मार्क्स है। जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिविजनल कमिश्नर गांधरबल ने जो जितने इंतजाम अच्छे किए हैं, मैं यहाँ पर सोशल एक वर्कर हूँ, हमने यहाँ पर सोशल सेवा रखी है यहाँ पर, तो मैंने यही फील किया कि यहाँ पर मुसलमान भाई भी जो हमारे साथ शाना बशाना काम कर रहे हैं, कोई ये भेदभाव नहीं है। लेकिन मेरे अंदर से यही दुख है कि मैं यहाँ पर 40 साल के बाद आया हूँ, बड़ा अच्छा माहौल लग रहा है यहाँ पर। जिसका पहल सेंट्रल गवर्नमेंट को साथ साथ में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए। का जो कश्मीरी पंडित बरादरी है वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं, और कुछ जो कश्मीरी पंडित है कई सालों से वहाँ पर पहुँचे हैं और जज्बाती मनाजिर भी देखे जा रहे हैं। लेकिन आज दिन भर जब ये तकरीबात का सिलसिला जारी रहेगा तो आप देखेंगे कि खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम भी होगा, और साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर के बड़े चेहरे सियासी लीडरान जो है उनका दौरा भी मुतवक्का है। चलिए, प्रोग्राम सलाम जीके जारी रहेगा। वक्त यहाँ छोटे से ब्रेक का है। प्रोग्राम सलाम जीके में दीगर कुछ मौज़ूआत भी हैं। ब्रेक के उस पार हमारे नुमाइंदे भी हमें ज्वाइन करेंगे, और अब जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी का जिम्मा एक और बड़ी एजेंसी को दिया जा रहा है। मुकम्मल तफसीलात ब्रेक के उस पार, दीगर कुछ मौज़ूआत भी हमारे साथ प्रोग्राम में आप ज्वाइन कीजिएगा। छोटे से वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी है।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जेके देख रहे हैं आप। दूसरे और आखिरी पड़ाव पर हम आ गए हैं। यहाँ से खबरों को देंगे रफ्तार और फटाफट से कुछ बड़ी और अहम खबरें वो आपके सामने रखेंगे। बात जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी की करेंगे, जेलों के हवाले से करेंगे, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर के अंदर जेलें हैं उस हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। मजीद 5 जेलें जम्मू कश्मीर की वो CISF के हवाले कर दी गई है, यानी उनकी निगरानी में ये मजीद 5 जेलें दी गई है। आपको बता दें कि हसास जेलों में जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी सिक्योरिटी निज़ाम भी नाफिज किया जाएगा। साथ ही साथ कैदियों से मोबाइल मनशात स्मगलिंग को रोका जाए, उस हवाले से ये फैसला लिया गया है। AI निगरानी और हाई टेक सिक्योरिटी सिस्टम के मंसूबे भी ज़ेर अमल है और फिलहाल जम्मू कश्मीर में अंदरूनी सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF को मज़ीद 5 जेलों की सिक्योरिटी जिम्मेदारियां सौंप दी गई है। इन जेलों में कुटवा के महानपुर हाई सिक्योरिटी जेल, जम्मू, अनंतनाग, कुपवाड़ा और बारामूला के डिस्ट्रिक्ट जेल शामिल है। अब इन जेलों की जिम्मेदारी भी CISF को सौंपी गई है। साथ ही साथ इस इक़दाम को हसास और इस्लाही इदारों में सिक्योरिटी निज़ाम को बेहतर बनाने की जानिब एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है और इतलात के मुताबिक अक्टूबर 2023 से CISF पहले ही श्रीनगर सेंट्रल जेल उनके इख्तियार में है, जम्मू का कोट बलवाल जेल उनके इख्तियार में है, जहाँ निगरानी और सख्त हिफाजती निज़ाम के बायस मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड्स और मंशात की स्मगलिंग की कोशिशों में नुमाया कमी देखी गई है। और अब मज़ीद 5 जेलों में भी इस तरह के इकदाम किए जाए, मोबाइल और ख़ासकर मंशात की स्मगलिंग को रोका जाए, उस वाले से फैसला लिया गया है। शिल्पा शर्मा हमारे साथ है। शिल्पा, अपडेट कीजिएगा, ये जो फैसला लिया गया है मज़ीद 5 जेलें CISF के हवाले कर दी गई है, क्या कुछ मज़ीद जानकारी आपके पास है? देखिए, CISF जम्मू कश्मीर में अपनी मौजूदगी को जो है वो बढ़ाने जा रही है और जम्मू कश्मीर के करीबन 5 जिला जेलों में जो है वो अब CISF के जवानों को तैनात किया जाएगा। जिस प्रकार से आपने कहा कठुआ के महंतपुर और इसी के साथ जम्मू, अनंतनाग, बारामूला और कुपवाड़ा, ये 5 जिला है जहाँ पे अब CISF के जवान जो है उनकी तैनाती होगी और पूरी तरीके से निगरानी रखी जाएगी। देखिए, अक्टूबर 2023 से ही जो है वो श्रीनगर की सेंट्रल जेल और जम्मू के कोट बलवाल जेल में CISF के जवान जो है सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और सुरक्षा सिस्टम को जो है वो सफलतापूर्वक जो है वो लागू भी किया गया है। देखिए, इससे पहले कई बार फोन या फिर सिम कार्ड या फिर तस्करी ऐसे जैसे कई बार जो है वो बरामद की गई है और जब से CISF के जवान जो है वो इन जेलों में श्रीनगर के सेंट्रल जेल और जम्मू के कोट बलवाल जेल में तैनात किए गए हैं, उसके बाद से किसी प्रकार का कोई भी जो है वो खबरें जो है वो सामने नहीं आई है। काफी हद तक जो है वो रोकने में मदद भी मिली है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो देखिए, जो आतंकवाद या फिर जो गंभीर जो कैदी हैं, जो कैदी वाली जिन जेलों में ये कैदी जो है वो बंद पड़े हुए हैं, वहां पर भी इस समय जो है वो निगरानी पूरी तरीके से की जा रही है और CISF जो है वो एडवांस सिक्योरिटी इक्विपमेंट जो है वो डिप्लॉय कर रही है, जिसमें नॉन लीनियर जंक्शन डिटेक्टर टू आइडेंटिफाई कंसील्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ड्यूअल वेव एक्सरे बैगेज है, स्कैनर्स हैं और कई सारे जो है वो एडवांस इक्विपमेंट्स हैं ताकि पूरी तरीके से जो है वो निगरानी रखी जाए। AI के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। देखिए, एक जो पहले सिम कार्ड या फिर फोन के जिस प्रकार से जेलों से बरामदी के मामले सामने आते थे तो उसमें भी रोक लगी है, तो CISF के जवानों की तैनाती ये साफ तौर पर जो है वो दर्शाती है कि जो खूंखार आतंकवादी हो या फिर खूंखार जो कैदी जो जेलों में बंद है उन पर काफी ज्यादा जो है वो रोक लगाई गई है और काफी इस समय जो है वो जेलों में सुरक्षा जो है वो देखने को मिल रही है। और जब ये CISF के जवान इन 5 जिला के जेलों में तैनात होंगे तो वहां पर भी अगर इस प्रकार के जो मामले सामने आते थे उनमें भी काफी हद तक जो है वो रोक लगेगी। सेंट्रल जेल श्रीनगर, कोट बलवाल सेंट्रल जेल जम्मू के अंदर इस बड़े ग्रुप को जिम्मेदारी ऑलरेडी साल 2023 का ये एक महीना था जिसमें अक्टूबर के महीने में इनको जिम्मेदारियां दी गई, लेकिन अब मजीद 5 और हसास भी ये समझे जाते हैं सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। कई तरह की शिकायतें, कई तरह का मवाद या जब्तियां होने के बावजूद इस तरह के फैसले नहीं लिए गए थे, लेकिन अब सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इस मामले को हसास और इसकी हसासियत को समझते हुए ये फैसला लिया गया है। बात अब जरा कुछ सियासी मामलात की भी, बात सबसे पहले कांग्रेस की, उसके बाद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में सब कुछ ठीक नहीं है। PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस, BJP आपस में लड़ ही रहे थे, लेकिन कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह थी या अपनी परेशानियां थी, जो इख्तलाफात थे, उसको दूर करने की कोशिशें की जा रही हैं।
प्रदेश कांग्रेस के अंदर जो इख्तिलाफात हैं इनको दूर करने के लिए डिसिप्लिनरी कमेटी की श्रीनगर में कार्रवाई हुई है और इतलात के मुताबिक बाज़ाब्ता तौर पर कुछ लीडरान से इसमें पूछताछ भी हुई है। 3 मेंबर्स को इससे पहले जिम्मेदारियां दी गई थी। आप सबको याद होगा कांग्रेस हाईकमान की तरफ से कि कांग्रेस में ये जो इंडिसिप्लिन हुआ है इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसका जरा पता लगाएं। 3 मेंबर्स बनाए गए थे और डिसिप्लिन को, नज़्मो ज़ब्त को यकीनी बनाने के लिए और जो खिलाफ वर्जियां हुई हैं इस पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से तश्कील दी गई जो डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी थी, श्रीनगर में पार्टी के सीनियर लीडर से मिली है, साबिक मिनिस्टर से मिली है, साबिक एमएलए से मुलाकातें हुई हैं और कांग्रेस ज़राए के मुताबिक कमेटी की क़यादत एआईसीसी के सीनियर रहनुमा शक्ति सिंह गोयल कर रहे हैं, जबकि डॉक्टर अमर सिंह और रफीक खान भी इसका हिस्सा हैं बतौर मेंबर। तो कमेटी ने जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो सदर हैं तारिक हमीद कर्रा, कांग्रेस ज़राए बता रहे हैं कि कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के रहनुमा गुलाम अहमद मीर समेत कई रहनुमाओं से तफसीली बातचीत भी की है। इजलास के दौरान पार्टी में मुबैना तौर पर जो इख्तिलाफात रहे, जो कले हैं, जम्मू प्रोविंस में कांग्रेस की कमज़ोर होती हुई पोजीशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नशिस्तों की तकसीम और बाज़ रहनुमाओं के किरदार और जो तंजीमी इत्तेहाद है जो गठबंधन के अंदर ढांचे को मुनज़्ज़म करने के लिए इक़दाम नहीं उठाए जा सके, इस हवाले से सवालात पूछे गए हैं। हमारे ज़राए ने हमें ये भी कंफर्म किया कि जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाले कई लीडर्स ने भी कमेटी के सामने अपना मौक़िफ़ पेश किया है। पार्टी की निचली सतह पर मजबूत कैसे बनाया जाए इस पर तजावीज़ दी और कमेटी अपनी रिपोर्ट एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को पेश करेगी, जिसके बाद जो सीनियर रहनुमा हैं उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई का भी इम्कान है। तो कांग्रेस में ये जो नज़्म ज़ब्त का मामला है इस पर तहकीकात शुरू हो गई है, अहम मुलाकातें हुई हैं, कई कांग्रेस लीडरान से बंद कमरे में इजलास के दौरान पूछताछ हुई है, पार्टी की कमजोरी और इख्तिलाफात पर बात हुई है, सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई का भी इम्कान है, कई लोगों पर ऐसी तलवार या कुल्हाड़ी लटक रही है जो आइंदा दिनों में कार्रवाई हो सकती है। रमन भल्ला समेत पार्टी के सरकर्दा रहनुमाओं से भी इस सिलसिले में बात हुई है और पार्टी की पोजीशन, तंजीमी इत्तेहाद और हुकूमत के साथ, जहां हुकूमत को सपोर्ट तो कांग्रेस ने किया है लेकिन इसके बावजूद नशिस्तों पर इख्तिलाफात और वो गहरे होना ये बाइस से मुसीबत बन रहा है, जिस पर कांग्रेस ने तहकीकात शुरू किया। अगले कुछ दिनों में शायद कार्रवाई का इम्कान है, जो रिपोर्ट दिल्ली जाएगी उस बुनियाद पर कांग्रेस शायद कुल्हाड़ी तंजीमी उमूर पर चला सकती है। बात कांग्रेस के इख्तिलाफात हो रही है तो आगे बढ़ते हैं और एक अहम और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। और इख्तिलाफात न सिर्फ कांग्रेस बल्कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान भी है और ये इख्तिलाफ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि मरकज़ के ज़ेर-ए-निज़ाम लद्दाख में है, जहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान जो इख्तिलाफात है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और मामला यहाँ तक पहुँचा कि अब स्पीकर को भी ख़त लिखा जाएगा, खासकर जो वहाँ पर मेंबर पार्लियामेंट है, बताया जा रहा है अगरचे वो आज़ाद है लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को बैकडोर सपोर्ट करते हैं। और उस हवाले से जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के चेयरमैन हैं उन्होंने कहा कि वो इस हवाले से ओम बिरला को खत भी लिखेंगे। कारगिल खुद मुख्तार हिल डेवलपमेंट काउंसिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के दरमियान जारी इक़्तिदार की कशमकश अब शिद्दत इख्तियार कर गई है। काउंसिल के चेयरमैन और सीईसी डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून ने ऐलान किया है कि वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को खत लिखकर रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद हनीफा जान की नाअहली का मुतालबा करेंगे। उन पर इल्ज़ाम है कि वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब होने के बावजूद खुद को नेशनल कॉन्फ्रेंस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जाहिर कर रहे हैं। दूसरी जानिब कांग्रेस रहनुमा नासिर मुंशी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख से मुलाकात करके 16 काउंसलर्स के दस्तखतशुदा अदम एतमाद की तहरीक पर इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। उनके मुताबिक 30 रुकनी ऐवान में अक्सरियत रखने वाले अरकान चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद चाहते हैं और इतलात के मुताबिक इस वक्त काउंसिल में सियासी बहरान पैदा हो चुका है, जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस 12, कांग्रेस के 10, बीजेपी के 6 और 2 आज़ाद काउंसिलर मौजूद हैं। अच्छा, जाफर आखून साहब जो आप कह रहे हैं कि ओम बिरला साहब को खत लिखेंगे कि हाजी हनीफा जान को नाअहल करार दिया जाए, डिसिप्लिनरी एक्शन उनके खिलाफ हो, कार्रवाई हो और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो इस वक्त जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर एक रुकने ऐवान बने हाजी हनीफा जान 2024 का जब इलेक्शन लड़ा तो उनके मुताबिक वो एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जीते थे, लेकिन बाद में खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिला सदर जाहिर किया जो एंटी डिफेक्शन लॉ की उनके मुताबिक कानून जो खिलाफ वर्जी हुई है और इस हवाले से तमाम शवाहिद उनने जमा कर लिए हैं। कानूनी माहिरीन से मुशावरत की जा रही है, अब वो कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एमपी को डिस्क्वालीफाई भी किया जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस रहनुमा नासिर मुंशी काउंसिल के चेयरमैन के ओहदे के दावेदार हैं। 16 काउंसिलरों के साथ लद्दाख के एलजी से मुलाकात करके डॉक्टर अखून के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पर भी फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। 30 रुकनी जो ऐवान है, यहाँ आप सबको याद होगा कि इन 30 मेंबर्स में से 16 काउंसिलरों ने डॉक्टर अखून के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पर दस्तखत किए हैं।
कांग्रेस का कहना है कि चेयरमैन ऐवान में अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, मेजॉरिटी उनके पास नहीं है, जबकि डॉक्टर अखून का दावा है कि बाज दस्तखत जाली हैं और मौजूदा हालात में काउंसिल की क़यादत में तब्दीली तरक्याती अमल को मुतासिर करेगी। इस पर जरा मजीद बात करेंगे। मोहम्मद इसहाक, गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा, हमारे साथ इस वक्त लद्दाख से ज्वाइन कर रहे हैं, करगिल से हमारे साथ हैं। मोहम्मद इसहाक, दो तरह के मामलात हैं, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना, जिसमें एमपी पर इल्जाम है कि वो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़े, अब खुद को जिला सदर के तौर पर वो दिखा रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं। दूसरा मामला कि 30 में से ज्यादा नंबर्स किस तरफ हैं, जो दावा एक तरफ किया जा रहा है कि अब जो मौजूदा वक्त में जाफर आखून साहब के पास जिम्मेदारी है, वो मेजॉरिटी अपनी खो चुके हैं। दोनों पर अलग अलग से तफसीलात, ताकि किसी तरह का क्योस और कंफ्यूजन ना रहे। जी, मेजॉरिटी का जो दावा है वो दोनों साइड से कर रहे हैं। एक तरफ से इस सिनेरियो को हम समझें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में अभी दो सेक्शन में बटा हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस। एक डॉक्टर जाफर आखून के साथ हैं और दूसरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख हनीफा जान के साथ। जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 5 कैंडिडेट्स ने हनीफा जान, चूंकि वो क्लेम कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट भी हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हनीफा जान को समर्थन करते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट किया है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के 9 कैंडिडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस के 5 और 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के जरिए 16 जो काउंसलर्स के द्वारा डिप्टी कमिश्नर करगिल के सामने पिछले महीने नो कॉन्फ्रेंस मोशन के लिए दरख्वास्त तलब की। और इसके बाद जो है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो ग्रुप हैं, नासिर मुंशी लेड कांग्रेस और हनीफा जान लेड एनसी के द्वारा रिसेंटली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख से भी मुलाकात, रिसेंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मुलाकात करके फ्लोर टेस्ट करने की मांग की है। उनका कहना है कि उनके पास 16 काउंसलर्स हैं जो कि इस वक्त जो है मेजॉरिटी क्लेम कर रहे हैं। तो अभी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा फ्लोर टेस्ट करना बाकी है, और जब फ्लोर टेस्ट करेगा तो उस वक्त ये होगा कि क्या डॉक्टर जाफर आखून जो है वो अपने सीट पे डटे रहते हैं, सीट पे बने रहते हैं या गंवा लेते हैं। दूसरी जानिब डॉक्टर जाफर आखून ने उसके बाद फौरन काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही सीनियर कारकुन और इस वक्त के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एमपी मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख हनीफा जान के खिलाफ जो हैं कई सारे उन्होंने बातें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा। और साथ ही साथ एक अहम चीज उन्होंने कहा कि जिस तरह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के बतौर लद्दाख से जीता है, तो वो अपने आप को नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट जो है नहीं बोल सकते, किसी पार्टी का प्रेसिडेंट और किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल सकते। उसको मद्देनजर रखते उन्होंने कहा कि जो स्पीकर है पार्लियामेंट के ओम बिरला को भी लिखेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उनकी जो है सीट को जो है वो डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो उन्होंने एक डायलॉग के जरिए बातें कहा कि साथ में खुद तो डूबे हैं सनम, साथ में हमें ले डूबेंगे। अच्छा, ये तो मोहम्मद इसहाक का अब एक आईनी मसला है। एक तो ये कि वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला मसला है कि डिस्क्वालिफिकेशन एमपी की हो, वो अलग बात, वो दिल्ली पर नजर होगी। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि जब दावे दोनों साइड से किए जा रहे हैं, एलजी के पास मुलाकात करने के लिए भी नासिर मुंशी जा रहे हैं, इस तरफ भी दावा है कि कुछ फेक सिग्नेचर्स हैं, तो कोई ज्यादा पेशरफ्त इस पर नहीं हो सकती। क्या इस पूरे मामले को हम नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरफ जाते हुए देख रहे हैं? होगा जी नो, अभी बॉल पूरी तरह से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। इससे पहले कह रहे थे कि 1 महीने के अंदर फ्लोर टेस्ट होगा, लेकिन फ्लोर टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन नहीं निकल रहे हैं। जब तक यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा फ्लोर टेस्ट नहीं निकलता है, फ्लोर टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन नहीं होता है, फ्लोर टेस्ट नहीं होता है, तो इसके बाद ही पता चलेगा कि किसके साथ मेजॉरिटी है। तो ऐसा ये जो ताखीर है, इसके पीछे क्या वजूहात है? 2 महीने पहले ये मामला सामने आया, लेकिन अभी भी ताखीर चल रही है, ना तो फ्लोर टेस्ट हो रहा है और ना फिर इस पर कोई पेशरफ्त हो रही है। तो इसके पीछे क्या वजूहात नजर आ रही है कि क्यों इसमें ताखीर हो रही है? जी, इसीलिए जो 16 काउंसलर्स हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का वो वफद रिसेंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ उन्होंने अपना एक कंसर्न रेज किया है कि आखिर 1 महीने से भी ज्यादा हुआ कि अभी तक फ्लोर टेस्ट के लिए आप नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाल रहे हैं। तो उसको मद्देनजर रखते उनका कहना है कि एलजी की तरफ से आश्वासन और यकीन दहानी मिला है कि इसके ऊपर
जल्द से जल्द जो है वो नोटिफिकेशन निकालने की उनको एश्योरेंस दिया है। तो फिलहाल सभी इंतजार कर रहे हैं कि कब तक फ्लोर टेस्ट होगा, तो फ्लोर टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। और हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के 16 कैंडिडेट्स के सिग्नेचर के साथ उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन मांगा है, और डॉक्टर जाफर ने कहीं ना कहीं कहा है कि उनके साथ भी मेजोरिटी है और कुछ साइन जो है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। मोहम्मद इसाक लद्दाख से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि फिलहाल ये मामला शिद्दत इख्तियार कर गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के दरमियान इख्तिलाफात नुमाया है, लेकिन अभी फ्लोर टेस्ट होना है, उसके बाद आगे का अमल जो है वो शुरू होगा। आगे बढ़ते हैं, बात पहलगाम हमले की करते हैं, क्योंकि पहलगाम हमले के हवाले से बड़ा इंकिशाफ हुआ है। खासकर जो NIA ने चार्जशीट दाखिल की है उसमें बड़ा इंकिशाफ हुआ है और कहा गया कि असल्लाह से ड्रोन और हथियार गिराने का मामला सामने आया है। ये तहकीकात से पता चला है कि ड्रोन के ज़रिए से असला भेजा गया, और न सिर्फ असला बल्कि जो रकम या पैसा है वो भी भेजा गया, और उसके बाद ये कार्रवाई जो है अंजाम दी गई। साथ ही साथ इंसानी इंटेलिजेंस में कमी सिक्योरिटी नाकामी की बड़ी वजह करार दी गई है। पहलगाम हमले की तहकीकात में ये बड़ी पेशरफ्त हुई है, जहां नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की चार्जशीट में इंकिशाफ किया गया है कि दहशतगर्दों को जदीद ड्रोन्स के जरिए असल्ला और रुकूम यानी पैसे कश्मीर के अंदर तक पहुंचाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक ये तरसील खास तौर पर बारामुल्ला के जंगलाती इलाकों तक बगैर किसी रुकावट की ली गई, जहां ये इलाका ड्रोन ड्रॉप के लिए महफूज रास्ता बन गया था। NIA के मुताबिक गुज़िश्ता साल अप्रैल में पहलगाम के बैसरन मैदानों में होने वाले हमले में 26 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें ज़्यादातर सयाह थे। लेकिन तहकीकात में बताया गया है कि हमले से पहले दहशतगर्दों ने वादी में तवील अरसे तक नकलो हरकत जारी रखी, एक प्लान तरतीब दिया, मकामी माहौल में खुद को छुपाए रखा। चार्जशीट में यह भी कहा गया कि 2024 के अवाइल में बारामुल्ला के गगोल दर्रा जंगलात में एक बड़े ड्रोन ड्रॉप के जरिए 20 पिस्तौल, 15 लाख रुपए नकद और चीनी साख्ता ग्रेनेड दहशतगर्दों तक पहुंचाए गए, और इस तरीके से कार्रवाई ये बड़ा इंकिशाफ हुआ है। पहलगाम सीधा चलते हैं, हमारे साथ बराह रास्त फिदा हुसैन है। फिदा, NIA की जो चार्जशीट में है ये एक वसी नेटवर्क की तरफ इशारा कर रही है कि केस सिर्फ साउथ कश्मीर तक महदूद नहीं है, बल्कि पहलगाम के बाहर भी बारामुल्ला तक, सरहदी इलाके तक इसके तार जुड़े हुए हैं, जो इससे पहले कहा गया था कि पाकिस्तान से आए लोगों की तरफ से हमला अंजाम दिया गया। तो दैट मीन्स जैसे जैसे इस चार्जशीट के मुताबिक नुक्तावार हम आगे बढ़ेंगे, मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के है पूछताछ के सिलसिले के दौरान। फिदा हुसैन, फिदा आप तक आवाज पहुंच रही है? फिदा का जरा कनेक्शन ठीक कीजिएगा। अब इस हमले को जहां पर 1 साल ऑलरेडी मुकम्मल हो चुका है, ये उस वक्त की तस्वीरें और उसके बाद की उस बाइसरन वादी की जो दोबारा से गुलजार हुई है। दोबारा से अब रफ्ता रफ्ता ही सही सयाहों की एक बड़ी तादाद पहुंची। फिर ये उन तमाम लोगों के नाम हैं 26, जिनमें एक मकामी था आदिल हुसैन, और बाकी मुख्तलिफ रियासतों और यूनियन टेरिटरीज से आए हुए मेहमान थे जो आतंकियों की, दहशतगर्दों की गोली का निशाना बने थे। ऑपरेशन महादेव में उसके बाद जुलाई के महीने में चौथे हफ्ते में उन दहशतगर्दों को श्रीनगर के जबरवन पहाड़ी सिलसिले में मार गिराने का दावा सिक्योरिटी फोर्सेस से किया गया था। हथियार जो पकड़े गए थे उनकी फॉरेंसिक जांच से पता चला कि वो भी पाकिस्तानी थे। ये उस वक्त वज़ीर दाखिला ने बाद में ऐवान के अंदर भी जवाब दिया था पिछले साल जुलाई में। फिदा हुसैन हमारे साथ हैं। फिदा, अब तक आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है। मैं ये पूछ रहा था कि जितना दायरा वसी होता जा रहा है इस तहकीकात का, और अब तो बारामुल्ला तक बात पहुंच गई है कि बारामुल्ला के साथ भी तहकीकाती अमल में पता चला है तार इसके जुड़े हैं। क्या अब केस में मजीद पूछताछ, मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं जितना केस अब खुलता जा रहा है? देखिए, आज से बाइसरन हमले के बाद जब वजीर दाखिला यहाँ पहुंचे थे, खुद पहलगाम पहुंचे थे, और उनके साथ जो NIA के डायरेक्टर है, NIA के जो बड़े ऑफिशियल्स है, वो भी उस मुकाम पर पहुंच गए थे जहाँ पे गोलियों का निशाना जो है आम सैलानियों को बनाया गया था। उसके बाद पूरे मुल्क में जो है कहीं न कहीं पे गुस्सा जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा था। और खास तौर पर अगर हम पहलगाम की भी बात करेंगे, जो पहलगाम के रहने वाले माफ कीजिएगा रहने वाले लोग हैं, वो सड़कों पर उतर आए थे और उन्होंने जो पड़ोसी मुल्क है उनके खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि इसमें जो भी मुलविस है उनको कड़ी से कड़ी सजा जो है वो मिलनी चाहिए। उसके बाद कई सारे ऑपरेशन चलाए गए, एक के बाद एक NIA के हाथ में जो है बड़ी कामयाबियां जो है
हाथ लग गई है। उसके बाद जब एनआईए जो है पूरी गहराई तक गई तो कहीं ना कहीं पे एनआईए जो है अब वो बारामूला तक पहुंच गई है कि बारामूला से तार जो है ड्रोन से जो हथियार है वो वहां पर डाले गए थे। ड्रोन के जरिए जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान से जो आए थे और पाकिस्तान से जो पैसा भी आया था। तो उसके बाद कहीं ना कहीं पे जो देखा जा रहा था कि जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जो वजीर आजम मुल्क के है उन्होंने भरोसा दिलाया था लोगों को कि इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बाद में जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया तो मुल्क के लोगों ने खुशी जताई है। और खासतौर पे अगर हम पहलगाम की बात करेंगे तो अब इसमें जहाँ पे आपने सवाल भी किया कि इसमें और वसी जो है वो तहकीकात जो है वो पहुंच रही है, तो ये अब ये भी देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पे क्या एनआईए की तरफ से ये आखिरी जो है कुछ चीजें जो है वो एनआईए के पास लग गई है। और भी मजीद क्या तहकीकात होगी ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से उनको बख्शा नहीं गया है, जो उसमें मुलविस थे, अवतार जो है बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहे पड़ोसी मुल्क की है, उन पर भी मजीद कार्रवाई हो सकती है। वैसे पूछताछ का सिलसिला एक चला था, लेकिन 26 निर्दोषों की, बेगुनाहों की, निहत्थे लोगों की मौत का सबब टेक्नोलॉजी भी बनी। ये इस खबर से जो इसका लबुलुबाब है, जो तस्दीक हो रही है और एनआईए की तरफ से चार्जशीट फाइल की गई है उसमें ये सारी बातें हुई हैं। और इंटेलिजेंस के फेलियर पर भी सवाल जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो पूछना शुरू हो गए। ज़हूर, बात जब सिक्योरिटी सूरत के हवाले से हो रही है, सलामती सूरत के हवाले से हो रही है, तो आगे बढ़ते हैं। चलते चलते बात किसानों की भी करते हैं। और ख़ासकर गांदरबल के 800 ऐसे किसान हैं, कबायली किसान हैं, छोटे किसान हैं, जिनको हुकूमत मदद करेगी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। और इस हवाले से खासकर ज़री सरगर्मियों को लेकर गांदरबल में 800 कबायली किसानों के लिए माहौल दोस्त ज़री मंसूबा शुरू किया गया है। कबायली बरादरी की माशी हालत बेहतर हो, उस हवाले से ये इकदाम लिया गया है। और माहौल दोस्त ये ज़री मंसूबा होगा जिसमें बायो फर्टिलाइज़र और जदीद ज़री आलात इन्हें फराम किए जाएंगे। गांदरबल ज़िला के 8 इलाके में तकरीबन 800 कबायली और छोटे किसान खानदानों को माहौल दोस्त और जदीद ज़री सहूलत फराम की जाएगी। ये इकदाम ICAR के माली ताउन से कृषि विज्ञान केंद्र यानी KV के गांदरबल और स्कास्ट के कश्मीर के इश्तराक से शुरू किया गया है। मनसूबे का असल मकसद कबायली किसानों की आमदनी में इजाफा हो, ज़री पैदावार को बेहतर बनाना है, मिट्टी के सेहत को फ़रोग देना है, कीमियाई खादों पर इन्हिसार कम हो उस वाले से तरजीह दी जाएगी। किसानों को बीज दिए जाएंगे, उसके बाद बागबानी किट्स, बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड्स, मिट्टी की जांच की किट्स, फार्म टूल्स, वर्मी कंपोस्ट बेड्स, सॉइलेज बैग्स और किचन गार्डन किट्स समेत मुख्तलिफ ज़री वसाइल जो है वो उन्हें फराहम किए जाएंगी KV की तरफ से और कास्ट कश्मीर की तरफ से। हुकाम के मुताबिक इस मंसूबे से पायदार ज़राअत को फ़रोग मिलेगा, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ बेहतर होगा, चारे के तहफ़्फ़ुज़ में मदद मिलेगी, किसानों के रोज़गार और माशी हालत मजबूत होगी। उस वाले से बड़ा मंसूबा है जिसको आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में इस पर काम शुरू किया जा सकता है। और 800 ऐसे छोटे किसान हैं, ट्राइबल कम्युनिटी है, जिनको इस प्रोग्राम में शामिल किया गया है। ICAR के तहत ये प्रोग्राम है जिसको KV के यानी कृषि विज्ञान केंद्र और गांदरबल स्कास्ट कश्मीर की तरफ से शुरू किया गया है ताकि ये जो किसान हैं इनको फ़ायदा पहुँचे, ये ज़्यादा से ज़्यादा इनकी आमदनी में इजाफा हो और साथ ही साथ इनकी माशी हालत बेहतर हो, उस वाले से ये मंसूबा शुरू किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का प्रोग्राम सलाम जीके में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। वक्त यहाँ छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों, तज्जियों और तबसों पर मबनी प्रोग्राम दिन भर जारी रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का एक और बुलेटिन। इस प्रोग्राम में बस इतना ही।